नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 25 है और हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा पेपर 3 है। ठीक, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कूलिंग प्रॉब्लम। तो हेडिंग लगाइए कूलिंग प्रॉब्लम। हेडिंग लगा लिया सब लोगों ने। चलिए, इसमें पहला हेडिंग लगाइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप लोग इसको फिजिक्स में भी एक बार पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से है। ठीक, फिजिक्स में भी दिया हुआ है आप लोगों का। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सभी लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिख रहा है सभी को अच्छे से? अब बताइए, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला जो हमारा सिस्टम रहता है, ठीक, और एक होता है सराउंडिंग, यानी सिस्टम के जो चारों ओर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। अगर हिंदी में बोला जाए तो सोर्स और दूसरा वातावरण। ठीक, यहाँ पर सोर्स मत लिखिएगा, सोर्स की जगह पे आप लोग लिखिएगा निकाय। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट को हो सकता है एक पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक, सिस्टम, या कई वस्तु मिलाकर एक सिस्टम बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, क्लियर, इसमें कई वस्तुएं रखी हुई हैं, तो हो सकता है सभी वस्तुओं को मिलाकर जो हमारा जो ये लाइन है इससे परिबद्ध जो हमारा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हो सकता है। या तो हो सकता है कई पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे ये पेन है, तो एक तरीके से ये भी एक सिस्टम है। ठीक, और इसके चारों ओर का जो भाग है वो क्या कहा जाएगा? इसके जितने भी बगल हैं, मान लीजिए एक सिस्टम हो गया। ठीक, इसके अगल बगल जो भी है क्या है? वातावरण। ठीक, तो कूलिंग का केस कब होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर कूलिंग का केस कब होगा? अगर बताइए, जब अगर सराउंडिंग का, मान लीजिए इधर सराउंडिंग हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक, ये सिस्टम हो गया, इधर सराउंडिंग। तो बताइए इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक, मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर T0 है, ठीक, और जो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? T0, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए T* है। क्लियर? तब उस केस में क्या होगा बताइए? तब बताइए अगर T0 ग्रेटर दैन T*, यदि ये ज़्यादा है तो क्या करेगा? ये अपना टेम्परेचर वातावरण को देगा, धीरे धीरे क्या करेगा? ये कम होता चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? हमारा टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है? यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और वह ठंडा होता चला जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये केस है ये किसका है? कूलिंग का केस है। ठीक, यदि यहीं पर अगर जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है क्या हो जाए? ग्रेटर देन किससे? सिस्टम के टेम्परेचर से। तभी इस केस में क्या होगा? जो हमारा सराउंडिंग है अब किसको देने लगेगा अपना टेम्परेचर? धीरे धीरे किसको? सिस्टम को। कब तक देगा? जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी कि T* जब तक T0 के इक्वल ना हो जाए तब तक क्या होगा? जो हमारा सराउंडिंग है वो सिस्टम को टेम्परेचर अपना देता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ठीक इसी प्रकार जब कूलिंग का केस रहेगा, यहाँ पर जब हमारा सिस्टम का टेम्परेचर अधिक रहेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर लो रहेगा, तब उस केस में भी टेम्परेचर यहाँ पर से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पढ़े होंगे सभी लोग फिजिक्स में। ठीक, तो टेम्परेचर हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होता है। कब तक? जब तक कि हम दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए?
सेम ना हो जाए, ठीक। यानी कि टी स्टार टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्टार। क्लियर सभी को, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए और लिखिए इसमें। चलिए अब लिखना है, प्रारंभ कीजिए। लिखिए लेट टी स्टार बी द टेम्परेचर of surrounding which is fixed। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, ठीक। कभी बदलेगा नहीं। चाहे सोर्स सराउंडिंग से कितना भी टेम्परेचर क्यों, सिस्टम को कितना भी टेम्परेचर क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। और चाहे सिस्टम से हम लोग सराउंडिंग में कितना ही हीट क्यों ना ट्रांसफ़र कर दें, तब भी हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर टी स्टार रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर है सबको, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत बड़ा होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए सिस्टम हो गया छोटा सा, और इसके जितने बाहर, इसके जो यहाँ से जो ये बाउंड्री है, इसके बाहर चारों तरफ जितना जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में, ठीक। तो सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है और सिस्टम बहुत छोटा है, इसीलिए क्या होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहता है सदैव कांस्टेंट बना रहता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए आप लोग। लिखिए इसके आगे and T naught be the initial temperature of system, of the system लिख लीजिए, of the body, ठीक। जो हमारा टी नॉट है क्या है, किसी भी बॉडी का, मान लीजिए एक बॉडी है और इसके बाहर इसको इसी को सिस्टम मानेंगे हम लोग, तो इस बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टी नॉट है, ठीक। जब हम प्रारंभ में अपना सिस्टम लिए, फिर एक समय के बाद जैसे ही हम लोग सिस्टम का टेम्परेचर देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे फॉल करेगा, तो टी नॉट से कुछ फॉल करेगा, टी नॉट से क्या हो सकता है, टी होगा कुछ समय बाद, ठीक। टेम्परेचर यहाँ कैपिटल टी से दिखाइएगा टेम्परेचर को, ठीक, और हम लोग टाइम को स्मॉल टी से, ठीक। क्लियर है सभी को। तो हमने माना जो हमारा टी नॉट है वो क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक, बॉडी का। लेट टी बी द टेम्परेचर of the body after time t। और जो हमारा टेम्परेचर t है क्या है, आफ्टर टाइम t। प्रारंभ में हमारा टेम्परेचर क्या था बॉडी का, टी नॉट था, और फिर बाद आफ्टर टाइम t, जैसे ही समय बीतता गया, मान लीजिए 5 बजे जो हमारा टेम्परेचर था बॉडी का वो टी नॉट था, लेकिन 5:05 पे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया, कितना हो गया, टी। क्लियर है, यानी कि जैसे ही समय बीता, 5 मिनट बीता, उस समय उसके बाद हमारा टेम्परेचर क्या हो गया बॉडी का, टी हो गया। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गया सभी को, इतना सभी को अच्छे से दिख रहा है ना। आगे लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, द रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू
द डिफरेंस बिटवीन लिखिए डिफरेंस बिटवीन इंस्टैंटेनियस टेम्परेचर of body and surrounding temperature। कह रहा है कि द रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो रेट है, रेट यानी कि बढ़ने या घटने का जो रेट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, यानी कि उस समय जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक, ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी किसके किसके बीच का डिफरेंस? जो हमारा बॉडी है और सराउंडिंग है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, समझिए, क्लियर है एक डायग्राम। मान लीजिए हमारा सिस्टम है या हमारा ये बॉडी है, ठीक, क्लियर। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है T0 है और आफ्टर टाइम हमारा क्या हो गया इसका टेम्परेचर T, क्लियर। और जो ये सराउंडिंग है हमारा इधर चारों तरफ, इसका टेम्परेचर क्या है T*, और हमेशा T* क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से देखिए, तो जो हमारा बॉडी का ये टेम्परेचर है आफ्टर टाइम T, इसका रेट है, यानी कि जो टेम्परेचर का रेट है, जैसे कुछ समय बाद टेम्परेचर घट रहा है, ठीक, अगर ये ग्रेटर देन है T* T0 से, तो जो घट रहा है हमारा टेम्परेचर, उसका जो रेट है, मतलब एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर दूसरे सेकेंड में कितना टेम्परेचर डाउन होगा, फिर अगले तीसरे सेकेंड में टेम्परेचर कितना डाउन होगा। जैसे यहाँ समझिए, मान लीजिए पहले एक सेकेंड में टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री घट गया, लेकिन अगले जैसे पहले एक सेकेंड में इतना घटा, फिर अगले एक सेकंड में ज़रूरी नहीं है कि आपका टेम्परेचर 5, जैसे पहले एक सेकंड में हमारा टेम्परेचर कितना घटा 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके बाद अगले एक सेकंड में जो टेम्परेचर घटेगा हो सकता है 4 ही डिग्री सेल्सियस घटे। ज़रूरी नहीं है कि पहले एक सेकंड में 5 डिग्री सेल्सियस घटा है तो अगले सेकंड में 4 डिग्री सेल्सियस ही घटेगा, क्योंकि अगले एक सेकंड में देखिए, अगर पहले मान लीजिए 5 डिग्री था सराउंडिंग का टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस था पहले, और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर था मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन पहले सेकंड में कितना घटा? अब यहाँ मान लीजिए 1 डिग्री फॉल कर रहा है, ठीक, 1 डिग्री सेल्सियस हमारा गिर रहा है पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में 1 डिग्री गिरा तो क्या हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर? 4 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए बॉडी का है, ये सराउंडिंग का है, तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। यहाँ क्लियर समझिए फिर से, T* जो हमारा है ये किसका था? सराउंडिंग का, और T जो है हमारा T0 किसका है? टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। मान लीजिए किसी टाइम पे T पे मान लीजिए हमारा टेम्परेचर जो बॉडी का है T है, और एग्जांपल के लिए समझिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए पहले इसका 10 डिग्री सेल्सियस किसका है? हमारा सराउंडिंग का, और 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए बॉडी का है। अब बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगा हीट, तो धीरे धीरे घटेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? गिरेगा। तो मान लीजिए पहले सेकंड में जब 1 सेकंड बीता तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 20 से क्या हो गया? 20 से क्या हो गया? 19 या मान लीजिए 18 हो गया, ठीक, डिग्री सेल्सियस। यानी कि कितना 2 डिग्री सेल्सियस हमारा फॉल किया, यानी कि टेम्परेचर कितना घटा? 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी का। लेकिन अब देखा जाए इसके बाद अगले एक सेकंड में तो बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है कि 2 डिग्री सेल्सियस घटे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे इससे तो कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी बॉडी और सराउंडिंग का जो डिफरेंस है कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस। अब इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा?
डिफरेंस कितना आएगा 8 डिग्री एन सेल्सियस। तो वही कह रहा है कि जो हमारा रेट है, द रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो हमारा रेट है घटने का, ठीक, या बढ़ने का टेम्परेचर का, तो यहाँ घट रहा है तो घटने का केस लगेगा, ठीक। तो वही कह रहा था, यहाँ 8 डिग्री एन सेल्सियस डिफरेंस बचा, तो बताइए रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो अगले सेकंड में ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा टेम्परेचर यहाँ 2 डिग्री एन सेल्सियस घटा था वो 2 डिग्री एन सेल्सियस ही घटे। क्लियर बात सभी को। तो वही यहाँ पर ये कह रहा है। और यहाँ पर जो कह रहा है इंस्टेंटेनियस, यानी कि उसी समय टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर हमने लिया है, अब इस समय टेम्परेचर की बात होगी। क्लियर सभी को। तो चलिए आगे लिखिए, दिख रहा है सभी को। चलिए इसके आगे लिखिए, यहाँ तक लिख लिया है सभी लोग, लिखिए नीचे से। देन द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा, dt अपॉन dt, ये क्या है, टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा जाता है, ठीक। इसको तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताइए, किसके किसके सर, सराउंडिंग और बॉडी के। क्लियर है सभी लोग, यहाँ तक लिखिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ क्लियर नहीं है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अधिक है या बॉडी का टेम्परेचर, ठीक। अभी केस बनाएंगे इसमें, ठीक। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख लीजिए। तब यहाँ से जब हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो क्या मिलेगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, dt अपॉन dt, ये टेम्परेचर है, टाइम है, ठीक, नीचे वाला। तो यहाँ से मिलेगा k t स्टार माइनस टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखिए, वेयर k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या है हमारा, k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ तक लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए सभी लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, फॉर केस ऑफ टी स्टार इज लेस देन टी नॉट, ठीक, सॉरी टी। क्लियर, लिखते चलिए। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा केस है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो किसके, बॉडी के टेम्परेचर से क्या है, कम है, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को। तो इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिख रहा है सभी को, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अदरवाइज हीट टेक प्लेस। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है वो टेम्परेचर क्या करने लगेगा, लेने लगेगा, ठीक। तब उस केस में बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बढ़ने लगेगा, तब वहाँ पर हमारा कूलिंग का केस नहीं होगा, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है इतनी बातें सभी को। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए इसके आगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आया था, dt अपॉन dt इक्वल k ब्रैकेट में t स्टार माइनस टी, यही था। लेकिन हमने मान के क्या चला है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है, किसके, बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक। बॉडी के टेम्परेचर से किसका,
लो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इस साइड ले आइए टेम्परेचर को, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 1/T स्टार माइनस टी डी टी इक्वल के टाइम्स इंटू डी। ठीक, क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन वी गेट। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए टी स्टार जो हमारा क्या है, कांस्टेंट पहले ही बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ से इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्टार माइनस टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। इतनी बातें क्लियर सभी को? तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा लॉग टी स्टार माइनस टी। क्लियर है सभी को बात? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस से डिवाइड करेंगे यहाँ से -1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग इक्वल। इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना इसका कैसे आया? क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमारा वेरिएबल क्या है टेम्परेचर, और टेम्परेचर में -1 से मल्टीप्लाई है, तो जिससे मल्टीप्लाई रहता है उसी से क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। तो -1 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से माइनस लॉग टी स्टार माइनस टी। इधर देखिए क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी टी का क्या आ जाएगा इंटू टी और प्लस हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बना था, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट था उसे हटाने के लिए हम लोग इसके पहले जब पढ़ रहे थे डीके रेट ऑफ किसका पढ़ रहे थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ना। तो उस केस में क्या करते थे, इनिशियल केस लगाते थे। तो बताइए जब इनिशियली केस लगेगा, इनिशियली जब t इक्वल टू 0 यानी एट t इक्वल टू 0, देन कब, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए t इक्वल टू क्या हो जाए T0। हम मान रहे हैं जब हमारा टाइम t इक्वल टू 0 यानी कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर T0 है, उस समय हम उस टाइम को क्या ले रहे हैं 0। क्लियर? सभी को क्लियर है ना? यहाँ लिख लीजिए एट टाइम t इक्वल टू 0, उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है T0। यानी कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर T0 है उस समय हम टाइम को क्या मान के चल रहे हैं 0। क्लियर? चलिए यहाँ से देखिए, अब रखिए पुट कीजिए, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या कर जाएगा, यहाँ से t इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस लॉग और t की जगह क्या रखेंगे T0, तो यहाँ से मिलेगा टी स्टार माइनस T0 इक्वल टू, ये इनिशियल टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक, अब ये हमारा आफ्टर टाइम t, तो यहाँ से k इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा देखिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल माइनस लॉग टी स्टार माइनस T0। क्लियर है सभी को इतनी बातें? आगे बढ़ी जाए तो लिखिए इसको, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लॉग टी स्टार माइनस टी इक्वल के इंटू टी माइनस लॉग टी स्टार माइनस T0। यहाँ तक सभी को बातें क्लियर हैं? चलिए अब लॉग को क्या करना है, एक साइड ले लेना है, तो लॉग को जैसे इधर लेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी स्टार माइनस टी प्लस लॉग टी स्टार माइनस T0 इक्वल टू के टी। क्लियर है इतनी बात सभी को? दिख रहा है सभी को? चलिए अब इसके आगे ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए लॉग टी स्टार माइनस T0, अब इधर माइनस था, अब क्या हो जाएगा प्लस लॉग, लेकिन ये माइनस हो जाएगा ना, देखिए प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा लॉग प्लस में टी स्टार माइनस टी, यहाँ प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी स्टार माइनस T0।
इक्वल टू के टी। अब माइनस को इस साइड ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा ये, और इधर माइनस, तो यहाँ से बचेगा लॉग, देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा टी स्टार माइनस टी बटे में क्या चला जाएगा ये टी स्टार माइनस टी नॉट। क्लियर है सभी को इतनी बातें? अब इधर क्या हो जाएगा माइनस के टी। क्लियर? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें टी स्टार माइनस टी अपॉन टी स्टार माइनस टी नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है सभी को इतनी बातें ना? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा टी स्टार माइनस टी इक्वल टी स्टार माइनस टी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। क्लियर इतनी बातें सभी को? और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए अब क्या लिख सकते हैं, अगर टी इक्वल लिखें तो क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से अगर टी को इस साइड ले आएँ, इसको इस साइड लेते आएँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टी स्टार, टी को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, इन सभी को इस साइड ले आए तो क्या हो गया टी स्टार माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक, क्लियर सभी को? और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्टार प्लस, जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा माइनस से होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टी नॉट माइनस टी स्टार। क्लियर सभी को? और ई की पावर माइनस के टी। समझ में आया सभी को? यहाँ लिख लीजिए अब, तो हमारा जो आ गया टेम्परेचर टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा टी स्टार प्लस टी नॉट माइनस टी स्टार इंटू ई की पावर माइनस के टी। ब्रैकेट में कर लीजिएगा ऐसे। एक कप का टेम्परेचर है आफ्टर टाइम टी। अब देखिए आफ्टर टाइम टी है और हमारा टी नॉट क्या है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, अब इनिशियल टेम्परेचर कब है जब टी इक्वल टू टी नॉट होगा, तब उस समय टाइम क्या होगा टी इक्वल टू 0, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब टाइम टी बीत चुका होगा, टी नॉट से टी हो गया होगा, ठीक, बीत कर, तब उस समय हमारा टेम्परेचर क्या है टी, किसका बॉडी का। ठीक, तो यहाँ से नोट कीजिए हमारा फार्मूला यही रहा, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया सभी का ना? यहाँ लिख लीजिएगा कि जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस लिख रहे हैं, वो लेस देन है किससे टी बॉडी। तो यहाँ पर सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम लोगों ने किससे दिखाया है टी स्टार से, और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर किससे है टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, क्लियर है? यहाँ पर टी रखिए। ठीक, जो बॉडी का टेम्परेचर टी है वो किससे ग्रेटर देन है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस समय क्या होगा बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस समय हमारा क्या हीट ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब तक बॉडी का टेम्परेचर अधिक रहेगा क्या करेगा वो फॉल करेगा और धीरे धीरे सराउंडिंग को अपना टेम्परेचर क्या करेगा ट्रांसफ़र करता रहेगा। ठीक, इसीलिए केस किसका है कूलिंग का। क्लियर? तो नोट हो गया आप सभी को, देख लीजिए जिनको नहीं दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है आप? चलिए नोट हो गया हो, आगे बढ़ते हैं तब। चलिए इससे रिलेटेड एक डायग्राम बनाइए। ये हमारा ओरिजिन रहा 0,0। ठीक, इधर हम इस एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस किसको लेंगे हम लोग टाइम को, और इधर हम लोग लेंगे टेम्परेचर टी को। ठीक, क्लियर है सभी को? अब बताइए जब इनिशियल टेम्परेचर हमारा बॉडी का टी नॉट है, तो मान लीजिए यहाँ पर है बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट। क्लियर? और जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ है टी स्टार। कुछ सराउंडिंग का भी टेम्परेचर होगा, कुछ बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो यानी कि जो बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा यानी कि 0 नहीं है, 0 से अधिक है, और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होगा टी स्टार। ठीक, क्लियर है सभी को? तो यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए,
अब देखिए मान लीजिए अगर टी नाट किससे सराउंडिंग से अधिक है तब तो ऊपर होगा टी नाट। यदि इससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम रहे तब टी नाट कहाँ रहेगा, नीचे। क्लियर। अब इस समय बताइए जब बॉडी का टेम्परेचर अधिक रहेगा सराउंडिंग से तो बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का या घटेगा धीरे धीरे। बॉडी का टेम्परेचर घटेगा तो यानी कि टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे फॉल करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, सराउंडिंग के। और जैसे ही सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा उस समय उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉडी का कांस्टेंट हो जाएगा। यदि इससे कम है तब क्या करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर इसका क्या होगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा बॉडी तो धीरे धीरे इसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा और एक समय बाद क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के इसके बराबर हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसको लिख लीजिए, एक कूलिंग का केस है। इसको लिख लीजिए हीटिंग का। क्लियर। बना लीजिए डायग्राम तो सभी को दिख रहा है अच्छे से ना, नहीं दिख रहा है भाई। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं। नोट हो गया सभी का, बढ़ा जाए सवाल की ओर। चलिए देखते हैं सवाल। अब सवाल देखिए, हमारा सवाल क्या कह रहा है अ पैन ऑफ बॉइलिंग मिल्क टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो हमारा मिल्क का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोर, यानी जिस चीज़ पे रखा हुआ है हीट होने के लिए या गर्म होने के लिए, ये क्या है, हमारा मिल्क है। ठीक, मिल्क रखा हुआ है किसी स्टोर पे यानी किसी गैस पे। ठीक, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है कितने, बॉइलिंग माने उबलना, कि हमारा कितने टेम्परेचर पर हमारा मिल्क उबलने लग रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। ठीक, यानी कि हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे मिल्क का कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोर टू कूल डाउन। कह रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस मिल्क को इससे हटा दे रहे हैं। ठीक, और कहाँ रख रहे हैं, टू कूल डाउन इन अ रूम, और एक रूम में रख रहे हैं जिसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब जिसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी अब इस मिल्क को हटाकर मान लीजिए यहाँ पर रख दिया गया। इस समय हमारा मिल्क का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जिस रूम में रखा गया है वो हमारा किसका काम करेगा, सराउंडिंग का। ठीक, तो रूम का जो टेम्परेचर है कितना दिया हुआ है हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर दे दिया 13 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज 80 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 मिनट्स। कह रहा है कि जो हमारा मिल्क का टेम्परेचर है अब 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस कब हो जाता है, आफ्टर 5 मिनट्स। यानी जैसे ही हम लोग इस यहाँ रखते हैं उसके 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कितना हो जाता है इसका टेम्परेचर, बताइए, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, क्लियर है सभी को, किसका, मिल्क का। बात को समझते चलिए, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर कर रहा है देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट्स। कर रहा है तो बताइए 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा। यानी कि 5 मिनट बाद यहाँ पर टेम्परेचर पूछा था, अगर यहीं से अगर हम इस टाइम को देखें जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ से अगर देखना शुरू करें तो 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक बात तो ये पता करना है, दूसरा कर रहा है एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेल्सियस। कर रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि कितना समय अब लगेगा जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब मिल्क का टेम्परेचर कितना हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस, तब कितना समय लगेगा। ठीक, तो हमें समय भी फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ क्या फाइंड करना है कि हमारा टेम्परेचर यहाँ फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है बताइए, यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है। क्लियर सभी को। तो इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई, एक तो टाइम पूछा गया जब हमारा मिल्क का टेम्परेचर कितना हो, 40 डिग्री सेल्सियस, और एक पूछा गया है कि जब हमारा जब 10 मिनट्स बाद अगर बीत जाए
मिल्क को, 10 मिनट बाद टेम्परेचर कितना होगा मिल्क का, टेम्परेचर बताना है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल समझ में आया सभी को ना? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका देखेंगे अब। तो लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखिए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिल्क, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज कितना होगा बताइए सभी लोग, या लिखिए मिल्क दैट इज टी नॉट ना, बॉडी का टेम्परेचर कैसे डिनोट करते थे हम लोग, टी नॉट से। तो लिखेंगे टी नॉट इक्वल कितना है हमारा दिया हुआ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब लिखिए टेम्परेचर ऑफ रूम रूम का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, किससे डिनोट करते थे, दैट इज टी स्टार इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सभी को? लिखते चलिए। और जो हमारा रूम का टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, आगे लिखिए गिवन दैट आफ्टर टाइम फाइव मिनट्स टेम्परेचर ऑफ मिल्क दैट इज टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा 5 मिनट्स बाद टेम्परेचर कितना हो जा रहा था मिल्क का 80 डिग्री सेल्सियस। तो लिखिए फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो क्या हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू क्या आया था, टी स्टार फार्मूला प्लस टी नॉट माइनस टी स्टार इंटू ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है सभी को? यही आया था फार्मूला। तो वैल्यू पुट करेंगे टी इक्वल टू कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, तो रखिए 80 डिग्री सेल्सियस, 80 रख लीजिए सीधे सीधे। ठीक, और यहाँ से देखिए टी स्टार की वैल्यू कितना है 30, और यदि याद रखिएगा दोनों का यूनिट सेम रहेगा तभी रखेंगे। हो सकता है कभी कभी हमारा जो टेम्परेचर एक केल्विन में दे दे, एक डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों को केल्विन में चेंज कर ले या दोनों को डिग्री सेल्सियस में ही रहने दे। ठीक, तो यहाँ से हमारा टी प्लस टी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 और माइनस टी स्टार की वैल्यू कितनी है बताइए, टी स्टार की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इंटू ई की पावर माइनस के, और टी की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख लीजिए 5 मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? यहाँ तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? आगे चला जाए। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्या है अभी बताइए, क्या है अभी 80 इक्वल 30 प्लस 100 माइनस 30 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू 5, यही आया था। तो यहाँ से हम लोग इधर लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 80 माइनस 30 इक्वल में यहाँ क्या कितना बचेगा बताइए घटाकर 70 इंटू ई की पावर माइनस 5 के। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 50 इक्वल 70 इंटू ई की पावर माइनस 5 के। क्लियर? यहाँ से इधर करेंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ई की पावर माइनस 5 के इक्वल 70/50, तो यहाँ कितना बचेगा 7/5। तो यहाँ से लिखेंगे ई की पावर माइनस 5 के
इक्वल टू 7/5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻5 के स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 7/5 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 49/25। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 70 था इधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा 50/70। ठीक, तो यहाँ गलत हो गया है, काट लीजिए। यहाँ लिखिएगा 50/70। तो यहाँ से एक जीरो कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा अब 5/7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/7 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 25/49। क्लियर? सभी को स्पष्ट हो रहा है? चलिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e⁻, जिसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ से होगा 10 के इक्वल टू 25/49। इसको मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दीजिए कोई एक। अब इसके आगे लिखिए, लेट T be the temperature of milk after time 10 minutes। यही पूछा था हमसे, टेम्परेचर ही पूछा था। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हमें टेम्परेचर पूछा था, तो हमने माना कि जो हमारा 10 मिनट्स बाद जो मिल्क का टेम्परेचर होगा कितना होगा T। तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ वाला। तो क्या आ जाएगा T इक्वल टू T स्टार प्लस क्या होगा यहाँ से बताइए, T0 माइनस T स्टार e⁻⁻k इंटू T। तो यहाँ पर T इक्वल टू कितना है हमारा T, यहाँ पर T स्टार कितना दिया हुआ है बताइए, रूम टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री एन सेल्सियस, प्लस T0 कितना रहेगा 100 ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा। और जो हमारा T स्टार है, T स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 30 इंटू e⁻⁻k, और हमारा टाइम यहाँ पर कितना है 10 मिनट्स। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं T इक्वल टू 30 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 70, यहाँ से आएगा e⁻ कितना -10k। अब बताइए e⁻−10k कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, तो T इक्वल टू लिख लेंगे 30 प्लस 70। अब इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा 25/49। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने वैल्यू कहाँ से पुट की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 7 दहा में 70 और 7 सत्ते 49। क्लियर? तो हमारा T इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 30 प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 250/7। क्लियर? तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 210 प्लस 250/7। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 5 1 6 2 2 4/7। अब डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, सक्षम 42, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, सॉरी दशमलव नहीं लगेगा, 7 बचे 35, यहाँ लिखिए 7 बचे 35, कितना बचा अब यहाँ 5 50 हो गया, 7 सत्ते 49, सॉरी यहाँ देखिए फिर से डिवाइड कीजिए, यहाँ डिवाइड करेंगे सक्षम 42, 6 बार में गया तो कितना बचा यहाँ पर 4 40 हो गया ना, 7 बचे 35, अब दशमलव लगेगा। ठीक, अब कितना बचा 5 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा तो 7 1 कम 7। तो हमारा जो टेम्परेचर आया T इक्वल टू 65.71 डिग्री एन सेल्सियस। तो आफ्टर टाइम 10 मिनट्स हमारा जो मिल्क का टेम्परेचर होगा कितना होगा 65.71 डिग्री एन सेल्सियस। तो नोट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया सभी का? आगे चला जाए अब। चलिए नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जाता है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा हमारा रह चुका है, क्या बताना है, अब हमें टाइम निकालना था, ठीक। तो चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई की पावर -10 के इक्वल टू क्या था, 25/49। क्लियर है सभी को? यहाँ से क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? अब देखिए जैसे यहाँ पर स्क्वायर किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं या इसके ऊपर वाले टर्म का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर -5 के का होल स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे 5/7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर -5 के इक्वल टू 5/7, ठीक। तो क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 10 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 50/70, जो हमारा पहले वाला इक्वेशन बना था ऊपर, यहाँ देख पाएंगे 50/70, वही इक्वेशन हम लोग बना ले रहे हैं फिर से। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग -5 के, सॉरी यहाँ से देखिए ई की पावर 5 के, अगर प्लस मिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 ऊपर चला जाएगा, अब 50 क्या आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है ना? ई की पावर -5 के को हम लोग लिख सकते हैं 1/e की पावर 5 के, ठीक। जब इसको इस पलटेंगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा, ठीक। क्लियर है? तो हमारा ई की पावर 5 के क्या आ गया, 70/50। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए ई की पावर 5 के जो है इक्वल टू 70/50। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 के इक्वल टू log 70/50 लिखा जा सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/5 log, अब इसको देखिए log को 70 भाग में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे log 70 - log 50 लिखा जा सकता है। क्लियर है सभी को ना इतनी बातें? तो इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, कहाँ तक बन चुका था एक, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब इसके आगे लिखिए लेट आफ्टर टाइम t1 टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज 45 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या मान लिया कि आफ्टर टाइम t1 जो हमारा मिल्क का टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा T इक्वल टू T स्टार प्लस T0 माइनस T स्टार e की पावर -KT। तो हमारा जो टेम्परेचर क्या निकालना है यहाँ पर, टेम्परेचर हमारा गिवन है तो लिखिए 45 डिग्री, इधर T स्टार कितना था हमारा 30 डिग्री प्लस इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 e की पावर -K, और T की वैल्यू कितनी है हमारी बताइए T1। क्लियर? और हमें क्या फाइंड करना है, T1 ही फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 45 इक्वल टू 30 प्लस 70 e की पावर -K T1। अब इधर से ध्यानपूर्वक देखिए, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा घट के 45 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा 15। क्लियर है सभी को ना? इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, 45 - 30 15 इक्वल टू में 70 e की पावर -K T1। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा क्या 15/70 इक्वल e की पावर -K T1। समझ में आ रहा है सभी को?
कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर लिखेंगे e की पावर KT1, यहाँ प्लस करेंगे तो ये भी पलट जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा 70/15। तो यहाँ से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं KT1 इक्वल टू log 70/15। क्लियर है सभी को? क्योंकि e इधर है, अभी इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, log में। ठीक, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 70 माइनस log 15। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा KT1 इक्वल टू क्या लिख सकें, log 70 माइनस log 15। ठीक, और यहाँ से अगर T1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, log 70 माइनस log 15 बटे K। और हमारी K की वैल्यू क्या है बताइए, 1/5 log 70 माइनस log 50। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से लिख लीजिए T1 इक्वल टू लिख देंगे log 70 माइनस log 15 बटे में 1/5 log क्या था हमारा 70 माइनस log 50। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? क्लियर है सभी को इतनी बातें? तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा T1 इक्वल टू 5, देखिए अब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 log 70 माइनस log 15। अब बटे में क्या हो जाएगा, log 70 माइनस log 50। तो यही हमारा क्या हो गया, टाइम। नोट कर लीजिए, सभी लोग अच्छे से नोट कर लें और एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है ना सवाल है? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके बुक में सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक सवाल आपके सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक, इस टॉपिक से। तो आप लोग इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एकदम एक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड जो सवाल दिए हुए हैं आपके बुक में या अनसॉल्व में देखिएगा। ठीक, तो अनसॉल्व में जो सवाल ना आ रहा हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये सवाल नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस पर भी वीडियो बना देंगे जो सवाल आप लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।